हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने लगे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या एक्सपीरियंस होती है, फोर्स लगती है उस कंडक्टर के ऊपर, राइट। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारी, वो उन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती है। एक, हमको पता होना चाहिए कि क्या होगा अगर मैं किसी कंडक्टर को रखता हूं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उस कंडक्टर के अगर मैं थ्रू पास करता हूं करंट। और दूसरा, मुझे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर गेनिंग नॉलेज ऑफ दोज टू टॉपिक्स हम इलेक्ट्रिक मोटर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस डिवाइस में एज एन इनपुट जो देंगे वो क्या देंगे, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो आपको एज अ आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर लुक्स लाइक। इलेक्ट्रिक मोटर का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है। हमारी कार्स, हमारे वाटर पंप्स, इन सभी चीजों के अंदर जहां पे मैकेनिकल एनर्जी एज एन आउटपुट लेते हैं, वहां पर हमारा क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपका दो तरह से होता है, एसी और डीसी। और ये जो उनकी नेमिंग है एसी और डीसी, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का करंट उनको फीड कर रहे हो। अगर आप उनको डीसी करंट दे रहे हो, जो कि सिंपल सोर्स हमारा जो बैटरी होता है उससे निकलता है, तो जो मोटर उससे चलेगी वो डीसी मोटर होगी। तो डीसी मोटर जनरली हमारी ऐसी डिवाइसेस में हम यूज करते हैं जो छोटी डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जो हमारे बड़े अप्लायंसेस होते हैं उनमें हम एसी मोटर्स यूज करते हैं, बिकॉज एसी मोटर जो है हमारी वो एसी सप्लाई पे काम करेगी, और हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आता है वो भी क्या आता है, एसी आता है। तो डीसी मोटर्स छोटे मोटे काम में हमारी हेल्प करती है। सो फिलहाल आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डीसी मोटर कैसे काम करती है। और ये हमारे कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे कि हमारे पास मिक्सर हो गए, या हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, बहुत सारे अप्लायंसेस, सबके अंदर जनरली जो हमारी मोटर्स यूज होती हैं वो एसी होती हैं। डीसी मोटर्स होती हैं आपके छोटे अप्लायंसेस में यूज। ठीक है, तो हमारे पास जो मोटर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, डीसी मोटर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझा था कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली। तो आपका कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर क्या लगने वाली है, फोर्स लगने वाली है। अब इलेक्ट्रिक मोटर में हमारे इंजीनियर्स उसकी डिजाइनिंग इस तरह से करते हैं कि जो फोर्स हमारे कंडक्टर को, उसको मोशन को कन्वर्ट करेगी, उसके मोशन को, मतलब हमारा जो कंडक्टर है उस पे जो मोशन प्रोड्यूस होगा, वो मोशन जो है हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो उस पे फोर्स लगने वाली है वो हमारे अकॉर्डिंग होगी, सो दैट हम उससे फ्रूटफुल क्या ले सके, आउटपुट ले सके। तो इलेक्ट्रिक मोटर में हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसके अंदर हमने कंडक्टर रखा हुआ होता है, उसकी शेप भी डिफरेंट होती है। हमारा जो मैग्नेट है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें देगा, उसकी पोजिशनिंग होती है। तो उन सबकी पोजिशनिंग इस चीज को ध्यान में रखते हुए की जाती है कि जो हमें फोर्स मिलने वाली है एज एन आउटपुट, वो क्या होगी, वो यूजेबल फॉर्म में हो। मतलब वो ऐसी आप कह सकते हो डायरेक्शन में हो जिसको हम क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें ध्यान देना है, एक तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। हमने एक्टिविटी में क्या किया था, एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर लिया था, तो यहां पे हमने कंडक्टर की शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमने क्या बना दिया उसको, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, उसके बाद इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास थ्रू इट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल व्हिच रोटेट्स। तो हमारी वहां पर जो फोर्स लग रही थी वो कैसे लग रही थी कि आपका कंडक्टर मूव कर रहा था, और जो मोशन ऑफ द कंडक्टर था या जो फोर्स ऑन द कंडक्टर था वो परपेंडिकुलर था किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और वो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो परपेंडिकुलर था टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। ये हमने देखा था, और डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था। तो यहां पर जो है हम लोग कंडक्टर की शेप को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से उसके थ्रू पास करेंगे कि हमारा जो फोर्स ऑन दी कंडक्टर हो वो क्या हो, रोटेशनल हो। मतलब हमने फोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, रोटेशनल फोर्स में, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो आपको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। हमने उस फोर्स को, जो एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स थी ऑन अ कंडक्टर की शेप को चेंज करके उसको टॉर्क में कन्वर्ट कर दिया। अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन। हमारे सिलेबस में इसकी कंस्ट्रक्शन तक ही है,
बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्किंग एज वेल, बिकॉज जब तक आपको नहीं पता कि मोटर के किस पार्ट का क्या काम है, आप उसकी कंस्ट्रक्शन को भी याद नहीं रख पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते करते हम थोड़ा सा वर्किंग को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास जो एक नॉर्मल कंडक्टर था वो अब किस में चेंज हो गया, रेक्टेंगुलर कॉइल में। एंड दिस इज हाउ अ रेक्टेंगुलर कॉइल लुक्स लाइक, ठीक है। हमारे पास वो इस शेप में होती है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी ऐसे, और हम क्या करेंगे उसके ऊपर इसी शेप की और कॉपर की क्या रख देंगे, इंसुलेटेड वायर्स लग जाएंगे। तो ये एक 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले अगर मेरे पास सिर्फ एक वायर है तो आप उसको एज्यूम कर सकते हो 2D स्ट्रक्चर, बट जब आप उसके ऊपर वैसी ही आइडेंटिकल और कॉइल्स रखोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जो देखने में ऐसा होगा, राइट। नाउ इज इंसुलेटेड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम कॉइल का मटेरियल यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, कॉपर का। और वो जो कॉपर की वायर्स होंगी, बिकॉज दे आर प्लेस्ड वेरी टाइट विद ईच अदर, उनके अंदर इंसुलेशन भी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कॉपर के ऊपर क्या होता है, एक थिन कोटिंग ऑफ क्या होती है, जैसे हम लैमिनेशन करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो ऐसे ही कॉपर की वायर के ऊपर भी लैमिनेशन होती है प्लास्टिक की, ताकि इंसुलेशन प्रोवाइड की जा सके एक वायर से दूसरी वायर के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, इसमें एक हॉर्स शू मैग्नेट जरूरी है। हॉर्स शू मैग्नेट जो होता है हमारा, वो यहां पे क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। उसके पोल्स काफी क्लोज होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल इसकी कंस्ट्रक्शन में, जो कि हमारा कंडक्टर की तरह काम करेगी। दूसरा हमें क्या चाहिए, एक हॉर्स शू मैग्नेट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल रोटेटिंग रॉड कॉल्ड दी शाफ्ट। शाफ्ट होगा इसके अंदर, मतलब कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड होती है, जो कॉइल के जो ये दो एंड्स होते हैं इनको हम एक्सटेंड करके इनके बीच में इस तरह से एक रॉड को प्लेस करते हैं, ताकि जब कॉइल आपकी रोटेट हो तो वो रॉड जो उसमें से निकली हुई है, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर में आपको देखने को मिलती भी है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है, तो जो ये चीज है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। ये आपका कॉइल के अंदर से निकल के आता है एक सिलेंड्रिकल रॉड, ये उसके साथ कनेक्टेड होती है, ताकि जब कॉइल रोटेट करे तो ये शाफ्ट भी क्या करे, रोटेट करे। और शाफ्ट के साथ हम कोई क्रैंक वगैरह लगा के, कोई बेल्ट वगैरह लगा के हम उसमें से क्या कर सकते हैं, रोटेशनल फोर्स, टॉर्क एज एन आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर हमारे पास क्या होता है यहां पर, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर और द डीसी मोटर इज द स्प्लिट रिंग्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कम्यूटेटर। तो ये है हमारा कम्यूटेटर। ये जो दो एंड्स हैं ये कहां से निकल के आ रहे हैं, इस तरह से हमारी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, इस तरह से उसके हम दो एंड्स को बाहर एक्सटेंड करेंगे और हम कम्यूटेटर को, ये हमारे सी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्प्लिट रिंग्स होती हैं। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि हमारा एक छोटा सा सिलेंडर है, उसको बिल्कुल हमने सेंटर से काटा हुआ है, तो दो सी टाइप स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं, उनको आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटर, और वी ऑल्सो कॉल देम एज स्प्लिट रिंग्स। इनका काम क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें मोटर के अंदर जो पार्ट्स हैं वो पता होने चाहिए, और वो किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं वो पता होने चाहिए। वर्किंग में उनका पर्पस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इनका पर्पस क्या होता है कि ये कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होता है उसको यूनिडायरेक्शनल रखते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है अपनी एक्सिस पे क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो जो उससे हमने उसकी दो एक्सटेंशंस ली हुई हैं, जाहिर सी बात है देयर आर चांसेस कि वो आपस में क्या हो जाए, ट्विस्टेड हो जाए, वो आपस में ट्विस्ट हो जाए। जब वो रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे, तो जो आपने दो एक्सटेंशंस ली हैं, देयर आर चांसेस कि वो क्या हो जाए, आपस में ट्विस्टेड हो जाए। तो उनकी ट्विस्टिंग को रोकने के लिए हमारा क्या काम में आता है, कम्यूटेटर। और दूसरी चीज ये क्या करता है, जो करंट का फ्लो है उसको कॉइल के अंदर क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल रखता है। उसका क्या बेनिफिट है आगे जाके आपको पता चलेगा, बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स, हमारी जो कॉइल होती है उसकी जो आर्म्स होती हैं, उसमें जो करंट का फ्लो है उसको क्या रखता है, यूनिडायरेक्शनल। कैसे, वर्किंग में समझेंगे। देन द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रशेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रशेस हमारे क्या करते हैं, आर टू कार्बन स्ट्राइप्स प्रेस्ड लाइटली अगेंस्ट दी स्प्लिट रिंग्स। डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, जो हमारे ये वाले पार्ट हैं इनको आप बोलते हो ब्रशेस, ठीक है। एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है। ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल सर्किट होता है हमारा, वहां से आपका करंट आएगा। डीसी मोटर है, इनपुट क्या दीजिएगा, करंट दीजिएगा, राइट।
अब वो करंट यहां से जब सप्लाई आप करेंगे इसके अंदर, तो ब्रशेस जो है वो क्या करते हैं, इंटरनल सर्किट जो क्या है हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है और हमारा स्प्लिट रिंग्स हैं, इनको करंट की सप्लाई देता है। ये हमारा लाइटली प्रेस्ड होता है विद दी स्प्लिट रिंग्स, और जैसे जैसे स्प्लिट रिंग्स रोटेट होती जाती हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से ब्रशेस जो हैं वो धीरे धीरे घिसते भी जाते हैं, मतलब इनकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। ये कुछ टाइम बाद आपको रिप्लेस करने होते हैं, ठीक है। ये बने हुए होते हैं कार्बन के, ग्रेफाइट के, क्योंकि वो एक कंडक्टर है तो करंट को वो इजीली पास ऑन होने देता है। और टाइम टू टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके इनकी विड्थ कम होती जाती है, घिसते जाते हैं, तो ये रिप्लेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। इसमें आपको जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो काम कर रहे हैं, आपको सब पता लगेगा, तो आपको याद रहेगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, राइट। चलिए, बहुत इजी है। ये हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारी मोटर का टॉप व्यू है। लेट्स सपोज कि मोटर हमारे सामने रखी है और उसका हम टॉप व्यू ले रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हमारे पास दो पोल्स हैं परमानेंट मैग्नेट के, और ये सी लाइक स्ट्रक्चर क्या है मेरा, स्प्लिट रिंग्स, और ये मेरे क्या है, ब्रशेस। मैं सबके साथ लिख देता हूं, दिस इज द कॉइल and these are the split rings S1 and S2, these are the brushes B1 and B2, right। अब in order to get a better understanding मैं कॉइल की क्या करूंगा, मार्किंग कर दूंगा, so that हमें समझने में आसानी हो कि कॉइल क्या है, किस तरह से वो रोटेट हो रही है और उसकी रोटेशन से करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, करंट की डायरेक्शन को कैसे सेम रखा जा रहा है, ठीक है। अब मैंने किया स्विच यहां पे ऑन, स्विच को ऑन करते ही एक्सटर्नल सर्किट से करंट फ्लो होगा टू दी इंटरनल सर्किट। अब जब ये होगा, लेट सपोज कीजिए करंट यहां से आता है, यहां जाता है, यहां जाने के बाद B1 से होता हुआ S1 से होता हुआ वो क्या करता है, यहां पे एंटर करता है, ठीक है। कॉइल में ऐसे फ्लो करता है वो, और इस तरह से वो एग्जिट हो जाता है। तो सर्किट जो है वो कंप्लीट है, यहां से करंट निकलता है, B1 भी कंडक्टिंग है, स्प्लिट रिंग आपकी मेटेलिक होती है वो भी कंडक्टिंग है, यहां से करंट फ्लो होता हुआ कॉइल में ऐसे फ्लो करके चला जाएगा। ABCD यहां पे मार्किंग इसलिए की गई है ताकि हमें करंट की जो डायरेक्शन है वो हम इजीली फिगर आउट कर सकें। नाउ अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि कॉइल को जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है, राइट। और इसकी प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब ये उसके साथ परपेंडिकुलर होगी तो इसके थ्रू आपकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी और आपकी फोर्स भी क्या एक्सपीरियंस होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखिए करंट जो है मेरा, अगर मैं इस कॉइल के ऊपर, अब कॉइल एक लाइन की तरह एक्ट कर रही है एंड अ लाइन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पॉइंट्स, तो मैं फिलहाल यहां पे एक पॉइंट लेता हूं। लेट सपोज कीजिए कि ये मेरा पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे मेरा जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, और मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो ऐसे जा रही है, ठीक है। दिस इज द करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। नाउ आई कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो ये रहा मेरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जब भी आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो कोशिश कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड को सबसे पहले, अपने हाथ को मैग्नेटिक फील्ड में पहले प्रेफरेंस दीजिए उसकी डायरेक्शन को। तो हमारा ये F था, ये B था, ये I था, तो दिस फिंगर वाज फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जा रही है, ऐसे जा रही है, अंडरस्टूड। और ये मेरा फोर्स के लिए था, ये मेरा करंट के लिए था। तो मेरा करंट क्या है, ऊपर जा रहा है, राइट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द करंट। तो जो मेरा थंब है वो डायरेक्ट क्या करेगा, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो वो यहां पे इनवर्ड जा रहा है, मतलब इस पूरे लाइन के ऊपर फोर्स जो लगेगी वो कहां लगेगी, AB वाला पार्ट जो है वो इनवर्ड पुश लगेगा उसके ऊपर। मतलब अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं मोटर को, तो जो AB वाला पार्ट है वो डाउनवर्ड जाएगा, अंडरस्टूड। और अगर मैं इस प्लेन को कंसीडर करूं तो इनटू दी बोर्ड जा रहा है वो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी CD। हाँ, अगर आपको BC में है कि सर BC में क्या फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो देखिए BC में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या है, पैरेलल। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स नहीं लगने वाली, राइट। अब मेरे पास CD आ गया।
CD में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, लेट सपोज मैं यहां पे भी एक पॉइंट लेता हूं और इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड का और ऐसे फ्लो हो रहा है मेरा करंट का, अंडरस्टूड, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो यहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और मेरा करंट हो गया। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आप इसको अप्लाई करें शुरुआत कीजिए मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे हो गई FBI, दिस इज B हो गई, एंड नेक्स्ट इज करंट, दिस इज द करंट, तो मैं इसको नीचे कर सकता हूं। तो दिस इज B एंड दिस इज I। तो फोर्स कहां लग रही है, आपकी तरफ, मतलब अगर मैं इस बोर्ड को कंसीडर करूं तो आउटसाइड दी बोर्ड, और अगर मैं मोटर को ऊपर से देखूं तो मेरा वो क्या था, AB वाला जो ब्रांच थी वो डाउनवर्ड थी और जो CD वाली ब्रांच है वो अपवर्ड आएगी, तो इस तरह से घूमेगी, राइट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाली है वो आउटवर्ड लगने वाली है, ठीक है। और आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। आपके पास क्या होना चाहिए, एक इस तरह का रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको कॉइल अज्यूम कीजिए और इसके ऊपर लिख दीजिए ABCD, राइट। सो दिस इज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। इन दी सेम वे आप क्या कीजिए, जो मेरा रजिस्टर है या जो मेरा पेज है उसके पीछे भी इन्हीं चीजों को लिख दीजिए। मान लीजिए B के पीछे क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, और इस साइड A आ जाएगा, इस साइड C आ जाएगा, इस साइड D आ जाएगा, राइट। सो दिस इज दी रजिस्टर। आपकी जो कॉइल है वो उस रजिस्टर की तरह है। अब आप इसको ऐसे रख रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, और इसमें क्या लग रहा है, अपवर्ड फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, एंड एज अ रिजल्ट आपकी जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट करेगी। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं आपके अकॉर्डिंग देखूं, आपके व्यू से हम इस चीज को देखें, सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी जो पूरी की पूरी कॉइल है वो क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इसमें रोटेशन होगी, अंडरस्टूड। नाउ अब देखिए मेरी जो स्प्लिट रिंग्स थी वो मेरे ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में थी, मेरा करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे जाके ऐसे आके यहां से बाहर आ गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज एक बार रोटेट हो गई। दिस वाज आवर रजिस्टर। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट होके इस तरह से आ जाएगा। अब आप अपने रजिस्टर या पेज को ऐसे देखिए, उसमें आपका B इस तरफ आ गया, A इस तरफ, C यहां और D यहां। तो इन दी सेम वे मैं यहां पे A लिखूंगा, यहां पे B, यहां पे C और यहां पे D, राइट। अब आपके साथ डिस्कस हुआ था कि मेरे पास जो स्प्लिट रिंग्स थी दे वो वेल्डेड विद द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करेंगी। तो आपका जो S1 है वो यहां आ जाएगा, S2 इस तरफ आ जाएगा। ब्रशेस विल रिमेन एट देयर प्लेस बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। और आप ये भी मान सकते हो कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ते हैं, बट रिमेंबर उनकी पोजीशंस क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं, जो ब्रशेस होते हैं। तो B1 यहीं पर रहेगा और B2 यहां पे रहेगा। अब जब करंट का फ्लो आप देखेंगे तो यहां से होता हुआ करंट यहां जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहां से होता हुआ ऐसे। नाउ दिस इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्लिट रिंग्स। मेरी रिंग्स स्प्लिटेड थी और मेरी कॉइल के एंड्स के साथ वेल्डेड थी। तो जब कॉइल रोटेट हुई तो स्प्लिट रिंग्स ने भी अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहां पे इनका कमाल दिखता है। इनका कमाल कैसे दिखता है, अब आप देखेंगे जो करंट का फ्लो है ये मेरी लेफ्ट आर्म है, यहां पर मेरी लेफ्ट आर्म क्या थी, AB थी। तो लेफ्ट आर्म में जो करंट की डायरेक्शन क्या थी, वो अपवर्ड थी, और यहां पर भी क्या है, अपवर्ड है। एंड दिस इज ड्यू टू दी स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स क्या करती हैं, हमारे जो कॉइल है उसके अंदर जो उसकी जो आर्म्स हैं उसके अंदर जो करंट का फ्लो है उसको यूनी डायरेक्शनल रखती है। बिफोर हाफ रोटेशन करंट का फ्लो ABCD था, राइट, फ्रॉम मतलब लेफ्ट आर्म टू राइट आर्म था, और यहां पर भी ABCD बेशक चेंज हो गई है बट अभी भी करंट का फ्लो क्या है, लेफ्ट आर्म टू राइट आर्म है। So this is the function of split rings, also called as commutator. They maintain the direction of current in the coil in the unidirectional. They make the
आपका करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाइए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये रहा लेफ्ट हैंड। सो यहां पे इस पॉइंट पे करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड यहां, ये रही आपकी फिंगर्स, दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फॉर करंट। तो फिर से ऐसे रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी फोर्स जो है वो फिर से क्या लग रही है, इनवर्ड। पहले भी लेफ्ट आर्म पे इनवर्ड थी, अभी भी लेफ्ट आर्म पे कहां लग रही है, इनवर्ड। तो आप यहां पे इनवर्ड लिख सकते हैं। अब जैसे हमारा जो BC था अब वो CB हो गया है, बट स्टिल मेरा जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अभी भी पैरेलल है। तो इस पूरी आर्म पे भी कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली। अब अगर हम यहां पर देखें BA में, तो करंट की डायरेक्शन पहले की तरह अब भी डाउनवर्ड है। तो अगर आप यहां पे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द करंट, फिर से आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स आउटवर्ड। तो यहां पे क्या लग रही है, आउटवर्ड, राइट। पहले भी इनवर्ड आउटवर्ड था, अब भी इनवर्ड आउटवर्ड है। दैट मींस कि हमारे पास जब मेरी कॉइल ऐसे थी ABCD, हाफ रोटेशन के बाद वो ऐसे हो गई, अब वो इस तरह से BADC, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर फिर से जो फोर्स लगने वाली है इसकी आर्म्स पे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और ये फिर से कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। सो एज अ रिजल्ट ऑन इट्स एक्सिस ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ऑन इट्स एक्सिस ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो हाफ रोटेशन से पहले एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट हुई, फिर हाफ रोटेशन होने के बाद जो कॉइल थी हमारी उसके ऊपर दोबारा से फोर्स लग रही है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो उसमें रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी और आपकी मोटर जो है वो रोटेट करती जाएगी जब तक आप उसमें क्या रखते हैं, करंट की सप्लाई रखते हैं। तो वर्किंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आती है विद द हेल्प ऑफ वर्किंग। तो आपको समझ में आया होगा यहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या पर्पस है, वो हमारी कंडक्टर की तरह काम करेगी। आपको समझ में आएगा कि जो हमारे परमानेंट मैग्नेट के ये पोल्स हैं ये पहले की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो स्प्लिट रिंग्स हैं दे आर स्प्लिट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। मतलब करंट का यूनिडायरेक्शनल फ्लो को ये मेंटेन रखती हैं आपकी स्प्लिट रिंग्स। ब्रशेस क्या करते हैं हमारे, ये हमारे लाइटली प्रेस्ड रहते हैं विद द स्प्लिट रिंग्स, ताकि स्प्लिट रिंग्स जब रोटेट भी कर रही हों तब भी आपका जो करंट का फ्लो है वो मेंटेन रह सके। कुछ टाइम बाद ये घिस जाते हैं, आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। सो दिस वाज द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।